नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में। आज हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रथम प्रश्न पत्र में ही उच्चतर शिक्षा प्रणाली से जुड़े एक महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर हम लोग बात करेंगे, जो भारत में शिक्षा से जुड़े प्रमुख आयोग या समितियां थी। इसको हम दो भागों में वर्गीकृत करके पढ़ेंगे। एक आज़ादी से पहले यानी कि एक स्वतंत्रता से पहले अर्थात ब्रिटिश काल में जो भारत में शिक्षा से जुड़े प्रमुख आयोग या समितियां थे उनके बारे में। दूसरे में हम बात कर लेंगे आज़ादी के बाद यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा से जुड़े जो आयोग या समितियां रही उनके बारे में। तो पहले हम बात कर लेते हैं आज़ादी से पहले यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य हुए, जो आयोग और समितियां बनी। आप देखेंगे अभी जो दिसंबर 2023 की परीक्षा हुई थी वहां भी यहां से प्रश्न पूछा गया था। उच्चतर शिक्षा प्रणाली में आयोग और समितियों से प्रश्न देखने को मिलेगा। सामान्यतः ऐसा होता है कि आयोग और समितियों से एक प्रश्न सामान्यतः पूछा जाता है। लगभग विषयों में आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा आसानी से। ठीक है, तो ये शुरुआत होती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो मैकॉले का स्मरण पत्र जिसको हम कहते हैं, मैकॉले का स्मरण पत्र। अच्छा, आपको इसमें ध्यान क्या रखना होता है कि जो आयोग या समिति बनी है उसके अध्यक्ष का क्या नाम है, एक तो ये आपको ध्यान रखना होता है इसमें। दूसरा, वो आयोग या समिति कब स्थापित की गई थी, कब गठित की गई थी, आपको वो समय ध्यान रखना होता है। तो जब मैकाले के स्मरण पत्र की बात आएगी तो इसके अध्यक्ष कौन है, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले, और इसका समय है फरवरी 1835। और फरवरी में डेट महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी 2 फरवरी यदि आपको ध्यान रखना ही हो तो 2 फरवरी 1835। वो डेट उतना महत्वपूर्ण नहीं है, वो माह वो मंथ उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, ये वर्ष 1835। अब यहाँ तो क्या है कि मैकॉले का स्मरण पत्र है, अध्यक्ष कौन है, लॉर्ड मैकाले हैं। कई आयोग समितियों के संदर्भ में आपको ऐसा दिखाई देगा कि जो उस आयोग या समिति का नाम है उसके अध्यक्ष के नाम पर ही रखा गया है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिलेगा कि उसका कोई दूसरा नाम भी होगा। तो परीक्षक क्या करते हैं, परीक्षक को पता है कि भाई यदि हमने वही नाम दे दिया अध्यक्ष के नाम पर जो रखा गया है, तब तो क्या होगा, विद्यार्थी आसानी से उसको गैस कर लेगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं, यदि किसी आयोग या समिति को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है जो सीधे सीधे अध्यक्ष के नाम से नहीं जुड़ा है, तो वो उस नाम को आपको परीक्षा में देता है, जैसा हमने इस बार भी देखा। मैंने पहले भी कक्षा के दौरान यही बात आपसे बताई थी। अब यहां से किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, यहां से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा यदि कोई आयोग या समिति ऐसी है जिसकी कोई बहुत महत्वपूर्ण अनुशंसा है। एक तो वो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उसमें ध्यान रखने होते हैं, अध्यक्ष का नाम ध्यान रखना होता है और समय ध्यान रखना होता है। कई बार ये होता है कि यहां से सूची वाला प्रश्न बनता है, जब उसमें क्या होगा, एक तरफ आयोग या समिति का नाम दिया गया होगा, दूसरी तरफ दूसरी सूची में अध्यक्ष का नाम दिया गया होगा, हमें वो मिलान करना होता है। कई बार अध्यक्ष की सूची ना देके वो समय दिया जाता है। कई बार यहां से 2 कथन वाला प्रश्न बनता है, यानी कि किसी आयोग या समिति की 2 कथनों में अनुशंसाएं या सुझाव दिए गए होंगे और आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है या सही है। कथन 1 सही, दूसरा गलत, कथन 2 सही, पहला गलत, दोनों कथन सही या दोनों कथन गलत, इस प्रकार का प्रश्न बनता है। अच्छा, अब मैकाले का जो स्मरण पत्र है इसमें क्या अनुशंसाएं हैं वो आप देख लीजिए। एक तो आपको हमेशा ध्यान रहेगा कि इन्होंने क्या कहा था कि शिक्षा का जो माध्यम है, शिक्षा के लिए माध्यम क्या होना चाहिए, आपको याद आएगा, तो माध्यम के रूप में इन्होंने कहा कि अंग्रेजी भाषा ही क्या है, सर्वोत्तम है। अंग्रेजी भाषा सर्वोत्तम है। दूसरी बात, इस आयोग की इस स्मरण पत्र में एक बात और थी कि सरकार के जो सीमित संसाधन हैं, यानी कि सरकार के जो उपलब्ध संसाधन हैं, उन्हीं संसाधनों के अनुसार पाश्चात्य विज्ञान और साहित्य की शिक्षा दी जानी चाहिए। साथ ही साथ आपको जो एकदम ध्यान रखना है वो क्या, कि
माध्यम क्या होना चाहिए, मीडियम क्या होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जो अंग्रेजी भाषा है वही सर्वोत्तम माध्यम है। बात समझ आ रही है? कई बार आयोग और समितियों से जो प्रश्न बनता है वो इस प्रकार से बन जाता है कि जो माध्यम के रूप में, जैसे हम आगे बात करेंगे तो कोई प्राथमिक स्तर पर स्थानीय भाषा को लेकर अनुशंसा करता है तो ये आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। कई बार विश्वविद्यालय स्तर को लेकर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, जैसा इस बार बना था। बिंदु स्पष्ट हुआ? तो आपको ये मैकॉले के स्मरण पत्र के बारे में ये बात आपको ध्यान रखनी है। हम केवल जो मुख्य महत्वपूर्ण आयोग हैं उनको लेकर ही बात करेंगे और उनकी जो मुख्य अनुशंसाएं हैं, सुझाव हैं, उनको लेकर। दूसरा आप समझ लीजिए वुड डिस्पैच के बारे में। वुड डिस्पैच, अब इसके भी जो अध्यक्ष हैं कौन है? सर चार्ल्स वुड है। इसका जो समय है वो 1854 है। इसके बारे में सहज ही आपको एक बात ये याद होगी, बहुत बार आपने हो सकता है सुना हो, बहुत बार आपने पढ़ा हो कि इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? आप ये ध्यान रखेंगे कि इसे क्या कह दिया जाता है, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, एक अधिकार पत्र कहा जाता है। बिंदु स्पष्ट हुआ होगा? अब इसमें और क्या बात है, एक तो ये ध्यान रखना है वुड डिस्पैच की जब बात आएगी कि इसने स्त्री शिक्षा, एक बात इसमें स्त्री शिक्षा को लेकर, ये समय एकदम देखिए 1854 का समय है। दूसरा साथ ही साथ में व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया, आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही इन्होंने माध्यमिक विद्यालयों में, माध्यमिक स्तर पर जो निजी प्रयत्न हैं, उन निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान पद्धति चलाने की भी सिफारिश की थी कि हम जो प्राइवेट एफर्ट हैं, जो प्राइवेट स्कूल खोले जाते हैं, उनको प्रोत्साहित करें कि लोग सामने आकर अपने प्राइवेट निजी विद्यालय जो है वो स्थापित करें, उनको अनुदान भी मिलेगा। ये सुझाव भी वुड डिस्पैच में था। एक इसमें जो आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण बिंदु है, वो ये ध्यान रखिए कि लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी। लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी और फिर यही से क्या हुआ था, 1857 में कलकत्ता में, बंबई में और मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए थे। तो ध्यान एक तो आपको ये रखना है बिंदु, स्त्री शिक्षा को लेकर, व्यावसायिक शिक्षा को लेकर, ठीक है। एक आप ध्यान रखेंगे कि इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। समय 1854 का है। 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए थे। वुड डिस्पैच ने स्त्री शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था। एक सुझाव आप निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के संदर्भ में ध्यान रख लेंगे कि माध्यमिक विद्यालयों में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए जो अनुदान पद्धति है, या आप कह लीजिए सहायता पद्धति है, इसमें सरकार से कुछ पैसा मिल जाता है, फंडिंग हो जाती है, वित्त पोषण हो जाता है, उसकी भी सुझाव दिया था, उसकी भी सिफारिश की थी। बिंदु स्पष्ट हुआ होगा यहां तक का? चलिए, आजादी से पहले के आयोग समितियों में एक आप ध्यान रखिए, भारतीय शिक्षा आयोग। भारतीय शिक्षा आयोग, या इसको हंटर शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। हंटर शिक्षा आयोग, हंटर शिक्षा आयोग। तो अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हो गए हंटर, सर विलियम विल्सन, विल्सन हंटर। समय है इसका 1882 और ये भी फरवरी में है, और फरवरी की भी तारीख है 3। तो आपको केवल 1882 ध्यान रह जाए उतना पर्याप्त होगा। बात समझ आ रही है? 1882 बस ध्यान रह जाए। अच्छा, अब यहां देखिए,
आपको परीक्षक नहीं देगा हंटर शिक्षा आयोग। यदि सूची वाला प्रश्न है कि एक सूची में आयोग और समितियां हैं, दूसरी में उनके अध्यक्ष का मिलान करना है, यदि ऐसा प्रश्न बनता है तो आपको हंटर शिक्षा आयोग वो लिखकर नहीं देगा। फिर आपको क्या लिखा मिलेगा? फिर आपको लिखा मिलेगा भारतीय शिक्षा आयोग। बिंदु स्पष्ट हुआ होगा? क्या लिखा मिल जाएगा? भारतीय शिक्षा आयोग। यदि दो कथन वाला प्रश्न बनता है तब लिखा मिल सकता है कि हंटर शिक्षा आयोग की निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें थी। फिर यहां से कथन वाला प्रश्न आपके सामने बन जाएगा। ऐसे में दे सकता है। लेकिन यदि समय मिलाना हो, एक सूची में समय दिया गया हो कि आयोग समिति कब आई थी, या अध्यक्ष का मिलान करना हो एक सूची में, ऐसे में आपको हंटर नाम नहीं देगा, क्योंकि ऐसे में विद्यार्थी आसानी से गैस कर लेते हैं कि इस आयोग या समिति का कौन अध्यक्ष होगा। बात समझ आई होगी? चलिए अब इस आयोग की क्या सिफारिशें थी उनको लेकर समझ लीजिए। जैसे एक तो इन्होंने प्राथमिक शिक्षा के सुधार की ओर विशेष ध्यान दिया था। हंटर शिक्षा आयोग ने किस ओर ध्यान दिया? कि प्राथमिक शिक्षा का सुधार किया जाना चाहिए। तो प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास आप कह लीजिए, और विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह सिफारिश किसकी थी? हंटर शिक्षा आयोग की सिफारिश थी। साथ ही प्राथमिक के बाद इन्होंने माध्यमिक शिक्षा के बारे में भी सिफारिश की। इन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा के 2 भाग होने चाहिए। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे भी हमें ये भाग देखने को मिलेंगे। इन्होंने कहा माध्यमिक स्तर पर कि माध्यमिक शिक्षा के 2 भाग होने चाहिए। माध्यमिक शिक्षा के 2 भाग होने चाहिए। एक इन्होंने कहा साहित्यिक में इन्होंने कहा यानी कि विश्वविद्यालय के लिए शिक्षा। विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए। दूसरा इन्होंने कहा व्यावहारिक भाग होना चाहिए, यानी कि जिसमें व्यावसायिक शिक्षा हो, या आप ये कह लीजिए व्यावसायिक, विद्यार्थियों का व्यापारिक भविष्य निर्माण के लिए, कि विद्यार्थी यदि व्यापार करना चाहते हैं, उनका व्यापारिक भविष्य बने, ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए। किस स्तर पर बात की? माध्यमिक स्तर पर ही। यानी कि माध्यमिक शिक्षा के 2 भाग होने चाहिए, एक साहित्यिक और एक व्यावहारिक। जब साहित्यिक की बात आई तो उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के लिए शिक्षा, और व्यावहारिक में उन्होंने बात की कि यदि विद्यार्थी व्यवसाय के क्षेत्र में जाना चाहता है तो विद्यार्थियों के व्यावसायिक व्यापारिक भविष्य निर्माण के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए। यह आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आई होगी? भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर शिक्षा आयोग के संदर्भ में ये समय जो है वो समय आप ध्यान रखिएगा, 1882। बात आसानी से समझ में आई होगी। चलिए अब यहां से इस बार जो प्रश्न बना था उसको समझ लेते हैं। अगला विश्वविद्यालय आयोग। विश्वविद्यालय आयोग, इसके अध्यक्ष जो थे वो थे सर थॉमस रैले। अच्छा, कहीं कहीं ये थॉमस मिलेगा, हिंदी में कई बार आपको टॉमस भी मिल जाएगा। सारा खेल उस अंग्रेजी और हिंदी की वजह से है, ठीक है। इसका जो समय है वो है 1902 का। अब ये जब आयोग बना, इस आयोग को क्या करना था? विश्वविद्यालयों की स्थिति का आकलन करना था। विश्वविद्यालयों की जो कार्य क्षमता है उसके संबंध में सिफारिशें देनी थी। तो एक बिंदु तो आप इसके बारे में ये जान लीजिए कि विश्वविद्यालय की स्थिति का आकलन
विश्वविद्यालयों की स्थिति का आकलन करना था इस आयोग को। अब उसमें सारी बातें हैं कि उनकी कार्य क्षमता को लेकर या उनके प्रशासन को लेकर उनके संविधान संबंधी सुझाव इस आयोग को देने थे। फिर इस आयोग ने जो सुझाव दिए उन सुझावों के आधार पर ही एक अधिनियम पारित होता है, जो कर्जन के सहयोग से, कर्जन के योगदान से, आप कह लीजिए लॉर्ड कर्जन जिसको अधिनियमित करवाते हैं उनकी भूमिका थी, और वो 1904 में अधिनियमित होता है। यही प्रश्न इस बार पूछा गया था, यही हमने एक बिंदु कक्षा में नोट भी किया था हूबहू इसी प्रकार से कि इन्हीं सुझावों के आधार पर इन्हीं सुझावों के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन के सहयोग से या लॉर्ड कर्जन के द्वारा पारित किया गया। अब जब ये अधिनियम पारित हुआ तो इस अधिनियम से क्या हुआ कि जो विश्वविद्यालय थे उन विश्वविद्यालयों पर जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था या सरकारी नियंत्रण था, वो सरकारी नियंत्रण बढ़ गया। या आप ये कह लीजिए कि विश्वविद्यालय अधिनियम आने से जो विश्वविद्यालय थे उन पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। बात समझ आ गई यहां तक कि यही प्रश्न आपसे इस बार पूछा गया था। आपसे पूछा गया था कि जो विश्वविद्यालय अधिनियम अधिनियमित हुआ था वो किसके योगदान से हुआ था, उसमें किसका योगदान था, तो यही बिंदु था लॉर्ड कर्जन। बात समझ आ गई यहां तक कि किसकी सिफारिशें थी, तो जो सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग बना था उसने जो सिफारिशें दी थी, उसने जो सुझाव दिए थे, उन सुझावों के आधार पर ही ये अधिनियम अधिनियमित हुआ था, पारित हुआ था। ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला एक महत्वपूर्ण आप ध्यान रख लेंगे, सैडलर आयोग। सैडलर आयोग, अब सैडलर आयोग को भी दूसरे नाम से जाना जाता है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। अध्यक्ष कौन है, सैडलर से हमको स्पष्ट हो जाएगा, माइकल सैडलर इनकी अध्यक्षता में। और इसका जो समय है 1917 का। समय कौन सा है, 1917 का। इसकी जो सिफारिशें हैं वो ध्यान रखनी है। जब हम आजादी के बाद वाले आयोग या समितियां देख रहे होंगे तो हम बात करेंगे राधा कृष्णन आयोग को लेकर। वहां से भी प्रश्न इस बार पूछा गया था, लेकिन नाम राधा कृष्णन आयोग नहीं दिया था, वो भी हम आगे बात करेंगे। तो वहां भी यहां से कुछ अनुशंसाएं ली गई हैं आजादी के बाद भी। तो क्या क्या अनुशंसाएं हैं इस आयोग की, वो ध्यान रखेंगे। जैसे इस आयोग ने कहा कि जो स्कूली शिक्षा है वो 12 वर्ष की होनी चाहिए। बारह वर्ष की होनी चाहिए। इसी बात को हम राधा कृष्णन आयोग में इस प्रकार से पढ़ेंगे कि वो अनुशंसा करते हैं कि विश्वविद्यालय से पहले 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा होनी चाहिए। विश्वविद्यालय में आने से पूर्व 12 वर्ष का अध्ययन होना चाहिए, विश्वविद्यालय पूर्व 12 वर्ष की पढ़ाई होनी चाहिए। बात समझ आ गई। तो यह अनुशंसा महत्वपूर्ण है सैडलर आयोग की, ये आपको ध्यान रखनी है। क्या कि स्कूली शिक्षा कैसी होनी चाहिए, 12 वर्ष की होनी चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जब स्कूली शिक्षा पूरी हो जाएगी तो विश्वविद्यालय में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम होना चाहिए। त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय में, जो आप ग्रेजुएशन देखते हैं ना 3 वर्ष का स्नातक कार्यक्रम, वो यानी कि विद्यार्थियों को उच्चतर माध्यमिक परीक्षा जब वो पास कर लेंगे तो 3 साल के लिए विश्वविद्यालय में दाखिला लेना चाहिए, प्रवेश लेना चाहिए। बिंदु स्पष्ट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है, अनुशंसा है। बिंदु स्पष्ट हो गए यहां तक का।
फिर आगे ये एक अलग से एक शिक्षा बोर्ड के गठन की अनुशंसा करते हैं। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन और नियंत्रण के लिए अलग बोर्ड बनाने की अनुशंसा की जाती है। ये दोनों बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, आगे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। बिंदु स्पष्ट हुआ होगा यहां तक का। आगे आप एक और ध्यान रख लेंगे हार्टोग समिति के संदर्भ में। हार्टोग समिति, अब ये नाम से स्पष्ट हो जाएगा, सर फिलिप हार्टोग अध्यक्ष कौन है? सर फिलिप हार्टोग। और इस समिति के गठन का जो समय है वो 1929 का है। ठीक है, इस आयोग की भी जो सिफारिशें हैं, अनुशंसा है इस समिति की भी, वो महत्वपूर्ण है। जैसे इन्होंने कहा कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यालय हैं, उन ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यालयों को ये समिति ने अनुशंसा की कि उन्हें माध्यमिक स्तर के विद्यालय पर ही रोक देना चाहिए। उन्हें माध्यमिक स्तर के विद्यालय पर ही रोक देना चाहिए और साथ साथ बात की इन्होंने, उन्हें क्या देना चाहिए? व्यावसायिक शिक्षा और औद्योगिक शिक्षा देना चाहिए। बात समझ आ रही है? हार्टोग समिति क्या कह रही है? उसने अनुशंसा दी कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यालयों को माध्यमिक स्तर के विद्यालय पर ही रोककर उन्हें व्यावसायिक या औद्योगिक शिक्षा देने का सुझाव दिया। ये बात आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में। ठीक है, दूसरा, ये समिति अब जब सिफारिश दी इन्होंने, तो इस समिति ने कहा कि विश्वविद्यालयों को क्या करना चाहिए कि अपने जो प्रवेश के नियम हैं, अपने प्रवेश के नियम कड़े बनाने चाहिए, थोड़े से टफ नियम बनाने चाहिए विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के। अर्थात विश्वविद्यालय में इस समिति ने कहा केवल उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाए जो विद्यार्थी योग्य हों। यानी कि इन्होंने कहा कि अपने विश्वविद्यालय में प्रवेश देने के जो नियम हैं, जो मानक हैं, उन्हें थोड़ा सा कड़ा किया जाना चाहिए। और जब ये सिफारिशें दी गई तो इन्हीं सिफारिशों के आधार पर, इस समिति की सिफारिशों के आधार पर एक केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड बनता है 1935 में। इसी समिति की जो सिफारिशें थी उनके आधार पर ही। तो एक तो इन्होंने ये ध्यान रखना है, विश्वविद्यालय में प्रवेश के नियम कड़े, कड़े होने चाहिए, ये आप ध्यान रख लेंगे। ठीक है, इसी समिति की सिफारिश पर क्या होता है कि एक केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड बनता है। सलाहकार बोर्ड बनता है, कब बनता है? 1935 में। मतलब पहले से था लेकिन उसका पुनर्गठन किया जाता है, जो इस समिति ने सिफारिश की उसके आधार पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, इसका पुनर्गठन किया जाता है 1935 में। बात समझ आ गई होगी यहां तक की। चलिए, एक अंतिम और जो महत्वपूर्ण है आजादी से पहले वाले, उनमें आप याद रख लेंगे सार्जेंट शिक्षा योजना। सार्जेंट शिक्षा योजना, अब ये भी देखो नाम से आपको स्पष्ट हो जाएगा। इसके अध्यक्ष के संदर्भ में तो सर जॉन सार्जेंट इसके अध्यक्ष हैं। सार्जेंट है, इसका जो समय है वो है 1944 का, 1944 का। ठीक है, अच्छा, ये आयोग भी क्या करता है? ये आयोग बालिका शिक्षा के क्षेत्र में एक वैकल्पिक विषय जोड़े जाने की अनुशंसा करता है, सिफारिश करता है। और वो विषय कौन सा है? वो विषय है गृह विज्ञान का। तो इस आयोग की जो बहुत महत्वपूर्ण एक सिफारिश है वो आपको ध्यान रखनी है कि बालिका शिक्षा के क्षेत्र में बालिका शिक्षा के क्षेत्र में एक वैकल्पिक विषय जोड़ा जाए। कौन सा? गृह विज्ञान।
गृह विज्ञान का विषय जोड़ा जाए। बिंदु स्पष्ट है यहाँ तक का। अब इन्होंने उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में भी एक सिफारिश दी। इन्होंने कहा कि उसके 2 भाग होने चाहिए। ये दोनों भाग आपको ध्यान रखने हैं। सार्वजनिक शिक्षा योजना का क्या कहा कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के 2 भाग होने चाहिए। दो भाग होने चाहिए। एक में उन्होंने कहा कि विद्या विषयक शिक्षा, एक भाग में कहा कि विद्या विषयक शिक्षा होनी चाहिए। दूसरे भाग में इन्होंने कहा कि तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा, विद्यार्थियों को दी जानी चाहिए। बिंदु स्पष्ट हो गए यहाँ तक का। ये 1944 की बात है। 47 में हम आजादी प्राप्त करते हैं। तो आजादी से पहले तक शिक्षा से जुड़े जो महत्वपूर्ण कुछ प्रमुख आयोग और समितियां थी, उनके बारे में हमने बात की। इनकी जो सिफारिशें हैं, जो महत्वपूर्ण अनुशंसाएं हैं, वो आपको ध्यान रखनी है। अध्यक्ष का नाम ध्यान रखना है। जहां अध्यक्ष के नाम पर ही आयोग या समिति का नाम पड़ा है, तो उसमें से आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा आयोग या समिति ऐसी है जिसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिस नाम को पढ़कर हम अध्यक्ष के नाम का अनुमान नहीं लगा सकते। तो वो ध्यान रखना है। इनका समय ध्यान रखना है। बिंदु स्पष्ट हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि जो आजादी से पहले शिक्षा से जुड़े प्रमुख आयोग और समितियां हैं, उनको लेकर आपको स्पष्टता हुई होगी, कुछ नया आपने सीखा होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे किसी अगली क्लास में किसी अगले बिंदु के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।